हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम क्रिएटिव नॉन फिक्शन, द बॉयज़ लाइफ बाय टोबियास वुल्फ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस वीडियो में हम टाइटल, सिग्निफिकेंस, की पॉइंट्स, समरी और लास्ट में थीम्स को डिस्कस करेंगे। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। Title significance. The title The Boy's Life holds significance as it directly reflects the central focus of the memoir. अच्छा, ये जो बुक है ये एक मेमोयर है, और मेमोयर क्या है? एक स्पेशल वाक़ये को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, सो इट मीन्स यहाँ पे जो है, जो राइटर है हमारे टोबियास वुल्फ, वो अपनी लाइफ के एक स्पेशल इंसिडेंट को डिस्कस करते हैं। The book primarily explores the experience, challenges and growth of the protagonist during his formative years. तो ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, और इसमें जो हमारे राइटर हैं वो किस चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने चैलेंजेस को, अपने ग्रोथ को एज अ प्रोटोगनिस्ट जो है एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिव ईयर जो स्टार्ट के इसके ईयर्स होते हैं। By using the title The Boy's Life, Tobias Wolff sets the stage for a narrative that delves deeply into the boyhood experiences, adventures, and observations that shaped his identity and understanding of the world. It means ये अपनी जो लाइफ है, जो लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनसे उनके मुतालिक बताता है। मतलब इस अपने बचपन के बारे में बताता है। ठीक है, अपने बॉयहुड एक्सपीरियंस को शेयर करता है, अपने एडवेंचर्स को शेयर करता है, ऑब्जर्वेशंस, ये सारी चीज़ें जो है ये शेयर करता है इस बुक में। द टाइटल encapsulates the memoir's focus on the protagonist's journey through adolescence and the pivotal moments that define his early life. So same again ये पॉइंट उसी ऊपर वाले पॉइंट से रिलेटेड है कि जो इसके अर्ली लाइफ से, यानी जो अर्ली ईयर्स थे लाइफ के, ज़िंदगी के, उसमें ये जो है जो मोमेंट्स थे, जो पिवटल का मतलब है इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट मोमेंट्स थे उनको डिस्कस करता है। की फैक्ट्स। ये बुक कब पब्लिश हुई थी? 1989 में, और ये एक लाइक द बुक इज़ अ कमिंग ऑफ एज मेमोयर। ये एक कमिंग ऑफ एज मेमोयर है, सिंपल मेमोयर है, ब्लेंडिंग एलिमेंट्स ऑफ ऑटोबायोग्राफी एंड फिक्शन, जिसमें ऑटोबायोग्राफिकल और फिक्शंस के एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। द स्टोरी सेट इन द 1950s। स्टोरी की जो सेटिंग रखी गई वो 1950s, एक छोटे से कस्बे में, टाउन में, पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट यूनाइटेड स्टेट में। प्रोटोगनिस्ट, द मेमोयर प्रोटोगनिस्ट इज़ अ यंग बॉय, एक यंग बॉय है, इसीलिए टाइटल भी लाइक बॉय से रिलेटेड रखा गया है। रिफ्लेक्टिंग द ऑथर्स ओन एक्सपीरियंस एंड पर्सपेक्टिव ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। सो इसमें जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं, अपने एडोलेसेंस के एक्सपीरियंसेस, अपने चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस को शेयर करता है। थीम्स की बात करें, थीम्स हम नेक्स्ट स्लाइड्स में भी डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे जैसे थीम्स कौन कौन से इनोसेंस के हैं, फैमिली डायनामिक्स के, फ्रेंडशिप, इमिग्रेशन एंड चैलेंजेस ऑफ ग्रोइंग अप। राइटिंग स्टाइल। टोबियास वुल्फ्स राइटिंग स्टाइल combines introspection, humor and vivid descriptions to create a compelling narrative that resonates with reader. सो इसका जो राइटिंग स्टाइल है, ये पूरी एक्सप्लेनेशन सेमी ऑटोबायोग्राफिकल, और ये जो वर्क है, while the book is a work of fiction, it draws heavily from Tobias Wolff's own experience and memoirs, making it a semi autobiographical work. अब ये आप मुकम्मल नहीं कह सकते कि ये मुकम्मल बुक जो है ऑटोबायोग्राफिकल बुक है, ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल बुक है। इसमें फ़िक्शन के एलिमेंट्स भी यूज़ हुए हैं। फिक्शन के एलिमेंट्स भी देखने को मिलेंगे इसमें। इसने अपने मेमोयर्स को भी डिस्कस किया, मीन जो इम्पोर्टेंट मोमेंट्स हैं या जो वाक़यात हैं उनको डिस्कस किया है। द मेमोयर्स ओपन, जो आखिरी पॉइंट है वो क्या है? द मेमोयर्स ओपन प्रेज फॉर इट्स ऑथेंटिक पोर्ट्रेयल ऑफ अ यंग बॉयज एक्सपीरियंस एंड इमोशंस एज वेल एज एक्सप्लोरेशन ऑफ द चैलेंजेस एंड जॉयज़ ऑफ ग्रोइंग अप। तो ये एक लड़के से रिलेटेड हैं
कि जब वो ग्रोथ में मतलब एडोलसेंस एज में होते हैं तो किन चीज़ों का या किन चैलेंजेस का सामना करता है। फिल्म एडेप्शन In 1993, a film adaptation of The Boy's Life was released titled The Boy's Life. तो सेम टू सेम इस नाम पे फिल्म भी बना है, यही नाम रखा गया है, यही टाइटल रखा गया है। द फिल्म स्टार्ड लियोनार्ड डाइकपेरियो एज द प्रोटोगनिस्ट एंड रॉबर्ट, ये उसके हीरो थे, ठीक है, और ये उसके स्टेप फादर थे, ये जो रॉबर्ट डी नायरो है, क्योंकि इसमें इसके स्टेप फादर का भी बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद है क्या, नैरेटिव वॉइस। द वॉल्फ्स रेटिंग स्टाइल ब्लेंड्स ह्यूमर, नॉस्टैल्जिया एंड रिफ्लेक्शन, ऑफरिंग रीडर्स अ रिलेटेबल and engaging narrative voice. Social and racial issues. The book touches on the societal issues such as racism and social hierarchies, providing a snapshot of the prevailing attitudes and challenges of the time. और इसमें सोशल और रेशियल इश्यूज़ को भी डिस्कस किया गया है। जब हम इसकी समरी देखेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगी। नेचर एंड सिम्बोलिज्म। The natural world serves as a backdrop for the protagonist's introspection and growth, with certain elements carrying symbolic significance. So, The Boy's Life by Tobias Wolff is a coming-of-age memoir that follows the life of the protagonist, Tobias Wolff. अब ये एक जो हमारे पास राइटर हैं उसी के लाइफ से ऑब्वियसली ये जो वर्क है रिलेटेड है, टोबाय वुल्फ के नाम से, ठीक है। एज ही ग्रोज अप इन अ स्मॉल टाउन इन द 1950s, जब इसकी ग्रोथ होती है 1950s में एक छोटे कस्बे में। द मेमोयर इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल सेक्शंस, इसके मल्टीपल सेक्शंस है, ईच कैप्चरिंग सिग्निफिकेंट मोमेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस फ्रॉम टोबाय's चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। अब सबसे पहला जो पार्ट है हमारे पास वो है ओरिजिन्स। सो द मेमोयर पहले पार्ट में क्या ओरिजिन से स्टार्ट होता है। द मेमोयर बिगेन्स विद द टोबाय's चाइल्डहुड रिकलेक्शंस डिटेलिंग हिज फैमिलीज मूव्स टू द स्मॉल टाउन ऑफ चिनऑक वाशिंगटन। पहले पार्ट में क्या होता है, इसकी जो फैमिली है वो मूव करती है एक छोटे से कस्बे की तरफ जो कहाँ वाक़या है, वाशिंगटन। तो ये पहले मदर, और इसमें ये पहले पार्ट में ये अपनी मदर को भी, और रोज़मेरी जिसका नाम है रोज़मेरी, और अपने स्टेप फादर डेविड को भी इंट्रोड्यूस करवाता है, हु प्ले सेंट्रल रोल्स इन हिज अपब्रिंगिंग, और जो इसके अपब्रिंगिंग में एक सेंट्रल रोल प्ले करते हैं। टोबाय's अर्ली ईयर्स आर मार्क्ड बाय हिज विविड इमेजिनेशन एंड हिज क्लोज बाउंड विद हिज मदर। तो ये अपने मदर के जो है बहुत ही क्लोज थे, जो हमारे राइटर हैं एज अ लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं। Part 2. Galvier. Tobias' friendship with a boy named Arthur Galvier. Arthur Galvier Johnston becomes a focal point. Galvier is daring and charismatic, and he often leads Tobias into adventures that challenge his boundaries. अब ये एक इसके दोस्त जिसका नाम क्या है, गैलवायर, और ये हमेशा इसको ऐसे कामों के लिए मजबूर करता है जो चैलेंजेस वर्क होता है, जैसे एडवेंचर वगैरह हो गए, ठीक है। देयर फ्रेंडशिप एक्सपोजेस टोबाय टू द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लॉयल्टी, लेकिन ये इसके साथ बड़ा ही लॉयल है और फ्रेंडशिप है इनकी बहुत अच्छी है, एंड द मोरल चॉइसेस दैट डिफाइन हिज करेक्टर। पार्ट 3 में क्या है, डेविड्स। टोबाय's रिलेशनशिप विथ हिज फादर। टोविट्स का मैंने बताया था कि ये इसके स्टेप फादर हैं। डेविड becomes increasingly strained. David's authoritarian behavior and violent outbursts create a tense and unstable home environment. Tobias navigates his feelings of resentment, fear, and the longing for a stable family life. अब ये इसके ऑब्वियसली स्टेप फादर है, तो इसके जो इसके साथ रिलेशन थे वो इतने अच्छे नहीं थे, और रिसेंटमेंट का मतलब है नाराज़ होना, ठीक है। तो ये हमेशा जो है इसके अंदर एक नाराज़गी होती थी, किसके अंदर, हमारे जो राइटर है, जो प्रोटोगनिस्ट हैं उसके अंदर, और एक किस्म की फेयर होती थी, अपनी चीज़ों को जो है शेयर नहीं कर सकते थे अपने स्टेप फादर के साथ। क्यों, उसकी वजह ये थी क्योंकि ये इसका एक खौफ होता था घर में, ठीक है। सो मीन्स ये अनस्टेबल था, ये जो हमारे राइटर हैं ये अनस्टेबल था, यानी जो प्रोटोगनिस्ट है, ये चीज़ याद रखना, ये जो प्रोटोगनिस्ट है, ये जो राइटर है, ये ही प्रोटोगनिस्ट है स्टोरी में। पार्ट 4.
The Prince of Pennies. Tobias' summer job as a paper boy introduces him to a cast of eccentric characters in the town. His interactions with Mr. Harwood, a wealthy and enigmatic man, offer him valuable insights into human behavior and the complexities of power and privilege. ये किस्म का एक ऐसा रोल प्ले करता है जो हमारे एक और करेक्टर इसमें आते हैं मिस्टर हार्वर्ड, जो इसको एक किस्म की मोटिवेशन देते हैं कि किस तरह अपने ह्यूमन बिहेवियर को जो है इनसाइड करना है, उसको जानना है या उसको फेस करना है। सो इस फोर्थ पॉइंट में ये चीज़ डिस्कस हुई है। फिर फिफ्थ पॉइंट में क्या है, लवेता नोवा। टुबाई एक्सपीरियंसेस हिज फर्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप विद कैटी, अ गर्ल फ्रॉम हिज स्कूल। इसमें एक लड़की की बात आती है जिसका नाम कैटी है। ये अपने फर्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करता है अपने स्कूल में। द रिलेशनशिप इज़ मार्क्ड बाय द अनसर्टेनिटीज़ एंड vulnerabilities of adolescence as well as the challenge of fitting into the societal norms of the time। अब ये एक ऐसा टाइम था जहाँ पे ये लव मैरिज का सिस्टम बहुत ही मुश्किल होता था, तो सोसाइटल नॉर्म्स होते थे और इसे बुरा माना जाता था उस वक्त भी। यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस हुई है कि सोसाइटल नॉर्म्स उस वक्त बहुत ज़्यादा थे, तो अपने आप को उसमें फ़िट करना ये किस्म का चैलेंज था इनके लिए। लेंडर। Tobias' friendship with another boy, Chuck Bolger, leads to a confirmation with Gelvier. This incident prompts Tobias to reflect on the dynamics of friendship, betrayal, and the changing nature of relationship as he matures. So इसमें अगेन एक नया करेक्टर आता है, वो भी इनके फ्रेंड होते हैं जिसका नाम है चक बॉल्गर, और ये भी इनके साथ होते हैं गेलवियर के साथ। गेलवियर भी ये जो हमारे प्रोटोगनिस्ट है इसके दोस्त होते हैं, लेकिन इसके बिहेवियर में अचानक तब्दीली आती है। ठीक है, जो ये फ्रेंड थे ये लॉयल थे और ये बिट्रायल हैं। बिट्रायल मीन्स धोखेबाज वगैरह। ठीक है, और इसी तरह ये इसके साथ लॉयल नहीं थे, मतलब प्रोटोगनिस्ट के साथ ये जो फ्रेंड थे इसके ये लॉयल नहीं थे। बाकी ये गेलवियर जो था ये बिल्कुल लॉयल था, एडवेंचरस टाइप लड़का था, इसको जो है हमेशा चैलेंज करता था कुछ डिफरेंट वर्क्स के लिए। Part 7. The chain. As Tobias approaches adulthood, he becomes involved in a chain-letter scheme that tests his moral compass. The experience teaches him about the consequences of his actions and the value of integrity. So इसमें आगे ये जो है एडल्टहुड में इंटर हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो है डिफरेंट वर्क्स डिफरेंट स्कीम में जो है इन्वॉल्व होते हैं, और इस तरह ये जो है एक्सपीरियंस करता है चीज़ों को, और एक किस्म की इंटीग्रिटी भी इसे देखने को मिलती है। थ्रू आउट द मेमोयर, टुबाइस नरेटिव वॉइस ब्लेंड्स इंट्रोस्पेक्शन, ह्यूमर एंड इमोशनल डेप्थ। खैर ये तो लास्ट एक किस्म की जो पॉइंट्स हैं वो हमने ये डिस्कस कर लिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सो इस पे ज़्यादा फोकस ना करें, ये जस्ट आपको ये बताया गया है कि ये पूरा जो नावल है, ये जो वर्क है, ये जो बुक है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है। अब थीम्स की तरफ आते हैं। सबसे पहला थीम है हमारे पास कमिंग ऑफ एज। द मेमोयर इज़ अ क्विंटेसेंशियल, क्वाइट इसेंशियल कमिंग ऑफ एज स्टोरी डिफेक्टिंग द प्रोटोगनिस्ट जर्नी फ्रॉम एडल्टहुड इनोसेंस टू द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ एडल्टहुड। अब कमिंग ऑफ एज में क्या है कि जो हमारे प्रोटोगनिस्ट हैं उसकी जर्नी की बात की गई है। कौन सी जर्नी? जब वो चाइल्डहुड में सारे ओबियसली इनोसेंट होते हैं, मतलब अपने इनोसेंस से लेके अपने एडल्टहुड तक उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो डिफ़िकल्टीज़ इसने फेस की। टुबाइस एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेक्शंस शेप हिज आइडेंटिटी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड हिम। इससे ऑब्वियसली इसे एक्सपीरियंस भी मिला इन चीज़ों को फेस करने से। लॉस ऑफ इनोसेंस। As Tobias grows older, he encounters situations that expose him to the darker aspects of life। जैसे ही बंदा बड़ा होता है, मतलब उसकी ग्रोथ होती है, तो वो डिफरेंट चीज़ों का डिफरेंट सिचुएशंस को इनकाउंटर करता है। तो सेम टू सेम ये भी इस चीज़ों को एक्सपीरियंस किया इसने, इंक्लूडिंग वायलेंस, जिसमें इसने वायलेंस को जो है फेस किया था, बिट्रायल को, जैसे इसके दोस्त ने इसे धोखा दिया था, एंड हर्ट एक। These experiences contribute to the loss of his childhood innocence and the emergence of a more mature perspective। तो इससे क्या हुआ, इसकी जो इनोसेंस थी बचपन वाली वो इसने खो दी और ये एक मेच्योर इंसान बन चुके थे। फैमिली डायनामिक्स। द रिलेशनशिप्स विद Tobias' family, particularly with his mother Rosemary and stepfather David, are central to the narrative.
memoir delves into the impact of family dynamics on Tobias' emotional and psychological development. मैंने बताया ना कि ये जो डिवाइड था ये इसके स्टेप फादर थे और इसका बिहेवियर इसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की भी बात होगी फिर, और ये इमोशनली जो थे इसको वीक किया जाता था। मतलब यहाँ पे फैमिली डायनेमिक्स की बात की गई है। लेकिन ये जो हमारे प्रोटोगनिस्ट ये अपनी मदर के बहुत ज़्यादा करीब थे। फ्रेंडशिप एंड फ्रेंडशिप और लॉयल्टी का मैंने बहुत दफ़ा डिस्कस किया, जिसमें हमारे पास दो करेक्टर्स है, एक गेलवियर है और चेक ब्लॉगर है, ठीक है, बॉलगर सॉरी। एंड अदर्स हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव ईयर्स। द चैलेंजेस एंड conflicts within these friendships mirror the complexities of real life relationships. Imagination and reality. Tobias' active imagination blurs the lines between reality and fantasy. This theme underscores the creative ways in which children make sense of their world and cope with challenges. सो इसमें क्या है, इसमें इमेजिनेशन और रियलिटी की बात की गई है कि हम चीज़ों को इमेजिन तो करते हैं, क्या पता वो चीज़ें हमारे साथ रियलिटी में हम मतलब फेस करें। तो सेम टू सेम यहाँ पे जो हमारे प्रोटोगनिस्ट है वो भी बहुत सी ऐसी चीज़ों को जो है रियलिटी में फेस करते हैं। आइडेंटिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी. द मेमोir explores Tobias' research for identity as the grapples with societal expectations, personal desires and his evolving understanding of who he is. सो जैसे जैसे आप चैलेंजेस का सामना करते हैं, आप डिफरेंट चैलेंजेस का सामना करेंगे, तो आप उससे क्या होगा, उससे आपकी एक सेल्फ डिस्कवरी होगी, आपकी आइडेंटिटी रिवील होगी। तो सेम टू सेम जैसे मैंने बताया ना कि ये जो है जो बचपन की जो इनोसेंस थी वो इसने खो दी। क्यों? क्योंकि इसने डिफरेंट चैलेंजेस का सामना किया और ये एक मैच्योर इंसान बन चुके थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।